गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम वसुंधरा नरेंद्र पासी है। मैं चारकोट सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला की शिक्षिका हूँ। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं राज्य शास्त्र का पहला अध्याय, पहला पाठ, जिसका नाम है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां का मतलब क्या है, विश्व में क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई। बहुत सारे हमारे यहाँ पर युद्ध हुए। जैसे हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि स्थानीय शासन संस्था कैसी थी, भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया था, और साथ ही साथ बहुत सारी जो सरकारें बनी थी उनकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक। उसके बाद अब हम 9वीं कक्षा में आ गए। तो इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा होगा, या इसी लेसन के पहला जो पार्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ। तो हम पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पिछले कक्षा में या पिछले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने 2 विश्व युद्धों की जानकारी हासिल की। पहला तो है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध। पर उसके पहले हमें जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को जोड़कर किस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हुई है शीत युद्ध की। तो इसके लिए पहले हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किस तरीके से चला, कितने समय तक चला, और कौन कौन इस युद्ध में इन्वॉल्व था, कौन कौन सा देश इस प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, देखो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश, ये तीनों हिस्से में लड़ा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ये पूरे 4 सालों तक चला, और यहाँ पर समुद्र, धरती और आकाश, मतलब हर एक हिस्सा जहाँ पे भी युद्ध लड़ा जा सकता था वहां पर सभी देशों ने मिलकर यहाँ पर युद्ध किया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया तथा इससे हुई क्षति का मतलब होता है हानि, के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला, तकरीबन 4 साल तक यह युद्ध चला। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश सहभागी हुए। उस समय 2 गुट बन गए थे, जहाँ पर जो बहुत सारे देश अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए थे, जिसमें 2 गुट थे जिसका नाम है मित्र राष्ट्र और मध्यगत राष्ट्र। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ये थे मित्र राष्ट्र। और दूसरे जो बच्चे थे मध्यगत राष्ट्र, उनमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया। तो इस तरीके से ये जो युद्ध था ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। और फिर अब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है जो हारने वाला होता है उनको भी उतनी ही हानि होती है जितनी की जीतने वाले को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसमें बहुत मात्रा में जन तथा धन की हानि हुई। युद्ध में सहभागी जो राष्ट्र थे उनका बड़ा आर्थिक घाटा सहन करना पड़ा। युद्ध में सहभागी न होने वालों को भी युद्ध की मार सहनी पड़ी, क्योंकि बोल सकते हैं हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनका साथ दिया था, इस वजह से उनको भी वो हानि सहनी पड़ी थी। विजित राष्ट्र, विजित का अर्थ विजित राष्ट्र तथा पराजित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जो विजित राष्ट्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो दोनों राष्ट्रों को झेलना पड़ता है, जो जीता हुआ है उनको भी और जो हारा हुआ है उनको भी। तो इस तरीके से जो हर एक राष्ट्रों की क्या हुई, जो अर्थव्यवस्था थी, जो पैसे का लेन देन था, पैसे का चलन था, जिसकी वजह से हर एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, वो पूरी तरह से चरमरा गई। कोई कोई तो देश ऐसे थे जो
दिवालिया निकल गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से परिणाम हुए। पहला है सामाजिक परिणाम और दूसरा राजनीतिक परिणाम। तो अब यहाँ पे सामाजिक परिणाम हम देख सकते हैं कि नस्लों की समानता, जनसंख्या की क्षति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव। तो यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं ना हम लोग, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हम देख सकते हैं जहाँ पर जन धन हानि हुई वहीं पर बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जिसमें फायदा भी हुआ समाज को राजनीतिक तौर पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध को एक नया मोड़ दिया गया कि जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नस्लों में समानता, जो भी काले गोरे का भेद था उसको पूर्ण तरह से मिटाने की कोशिश की गई। जनसंख्या की हानि हुई, ये ड्रॉबैक है एक। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि युद्ध में स्त्रियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए भी बहुत आंदोलन करने पर उन्हें भी एक इक्वल समानता मिलने लगी। फिर मजदूरों की जो स्थिति थी, बहुत घंटों काम करना पड़ता था, तो उनके भी कार्य करने के घंटों में कमी आई। तो इस तरीके से उनकी भी स्थिति में सुधार होती गई। सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आए, मतलब परंपराएं बदली और बहुत सारी जो मान्यताएं थी वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखा गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक उसका परिणाम हुआ। अब राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुआ था। साम्राज्य का अंत, मतलब जो जीत रहे थे उनका साम्राज्य आगे बढ़ रहा था, जो हार रहे थे उनका साम्राज्य पूरी तरह से घट रहा था। उसी तरह विश्व मानचित्र में भी परिवर्तन आए क्योंकि जो हारे हुए राष्ट्र थे वो जीते हुए राष्ट्रों में विलीन हो रहे थे। इस वजह से जो मानचित्र था उसमें भी बहुत सारा बदलाव आ रहा था, कोई राष्ट्र हट रहा था, कोई राष्ट्रों में बढ़ोतरी हो रही थी। इस तरीके से विश्व मानचित्र में भी परिवर्तन आए। फिर धीरे धीरे उपनिवेश बना। उपनिवेश का अर्थ होता है बच्चों की कोई जीता हुआ राष्ट्र कोई कमजोर राष्ट्रों पर जाकर अपना हिस्सा या राजनीतिक आधिपत्य जमाना, यह क्या कहलाता है, उपनिवेश। फिर यही बड़े स्वरूप में साम्राज्यवाद बनते गया और धीरे धीरे यही सब कारण बना किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो होड़ थी कि हमें क्या करना है, अपने राष्ट्रों को आगे बढ़ाना है, अपने राष्ट्रों को बड़ा करना है, ये पूरी तरह से होड़ लग गई कि हमें क्या करना है, किसी भी तरह से विजयी होना है, हमें किसी भी तरह से प्रभुत्व राज स्थापित करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि राजनीतिक परिणाम हुए। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब 1914 से लेकर 1918 तक ये क्या हुआ था, युद्ध का दौर चला था, प्रथम विश्व युद्ध। जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऐसी स्थिति फिर से ना दोहराई जाए, ये युद्ध फिर से ना लड़ा जाए, इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया ताकि पूरे विश्व में विश्व शांति स्थापित हो सके, कोई एक देश दूसरे देश का दुश्मन ना बन सके। तो इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया। राष्ट्र संघ के उद्देश्य है, पहला विश्व शांति स्थापित करना, आपसी विवादों को सुलझाना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उद्देश्य सेट करके उन्होंने राष्ट्र संघ का निर्माण किया था, जो कि सबसे फर्स्ट एम इनका यही था कि हमें क्या करना है, विश्व शांति स्थापित करना है, कोई एक देश दूसरे देश का दुश्मन न बन सके, इसका ध्यान देना है। और जो भी मतभेद है वो लड़ाई झगड़े से नहीं, बातचीत करके ही सुलझाया जा सके। तो इस तरीके से राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, परंतु ये राष्ट्र संघ बहुत दिनों तक चल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र, जो विजयी राष्ट्र थे या जो ताकतवर राष्ट्र थे, वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। इस वजह से धीरे धीरे राष्ट्र संघ का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से दुर्बल होते गया और राष्ट्र संघ पूरी तरह से विफल हो गया। फिर ये खत्म होने के बाद 1939 से 1945 इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि उसका विजारूपण तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो गया था कि बहुत सारे जो राष्ट्र, विजयी राष्ट्र थे, वह धीरे धीरे क्या सोच रहे थे कि नहीं, हमें किसी भी तरह से पूरे विश्व को हासिल करना है। तो ये होड़ कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पाने की लालसा, यही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण के रूप में तैयार हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ा गया 1939 से लेकर 1945 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका एक चित्र किस तरीके से और भी ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध के मुकाबले में भयंकर था, विनाशकारी था, जहां पर हर एक जो राष्ट्र थे जो इसमें इन्वॉल्व थे द्वितीय विश्व युद्ध में, वो सोचते थे किसी न किसी
तरीके से हम नए नए उपकरणों का उपयोग करके दूसरे राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उनको अपने राष्ट्रों में विलीन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों की ये पूरी तरह से घातक और विध्वंसक युद्ध हमारे सामने दिखाई पड़ा। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध ये किस तरीके से और कौन कौन से राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए थे बच्चों। तो पहले विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे और अक्ष राष्ट्र, जो विजयी राष्ट्र और जो फेलियर राष्ट्र थे, उनका एक गुट बना। मित्र राष्ट्रों में थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन, अमेरिका। और दूसरे अक्ष राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। तो इस तरीके से ये दो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ ही दो गुट में अलग अलग राष्ट्र बटा और द्वितीय विश्व युद्ध यह आरंभ हुआ। फिर धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की तरह यह भी द्वितीय विश्व युद्ध यह धीरे धीरे खत्म हुआ, परंतु ये और भी ज्यादा संकट वाला था और भी ज्यादा घातक था, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी घटना हुई थी उस समय कि उसका की तुलना हम किसी भी विनाशकारी घटना से नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम किस तरीके से हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में जनधन की अधिक हानि हुई। एक अनुमान के अनुसार यह युद्ध दोनों पक्षों में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये घटना इतनी ज्यादा घातक हुई कि उससे डबल ट्रिपल संख्या में लोगों को हानि पहुंची और यहाँ पर 5 करोड़ से अधिक लोगों की जन हानि हुई। परमाणु बम, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण सहभाग था, परंतु यह आगे चलकर शीत युद्ध का भी कारण बना। वो हम लोग देखेंगे बच्चों की किस तरीके से शीत युद्ध की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध में ही होना शुरू हुई। जैसे अमेरिका ने अणु बम का निर्माण किया था युद्ध समाप्त करने के लिए और अपना बदला पूरा करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में क्या किया, अणु बम फेंका, जिसकी वजह से यह 9 अगस्त 1945 को अणु बम गिराया गया था। इस वजह से इस प्रकार की युद्ध से बेहिसाब वहां पर जन संपत्ति की भी हानि हुई और वहां पर जो लोग पैदा होते थे उस अणु बम के हमले की वजह से बहुत सालों तक उनको बहुत सारी शारीरिक, मानसिक ये सारी समस्याओं को झेलना पड़ा था। तो इस तरीके से ये जो अमेरिका का हिस्सा था, ये जो अमेरिका का सम्मेलन था किसमें, अणु बम गिराने में, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना साबित हुई थी। पूरे विश्व में इसकी थू-थू की गई थी। पूरे विश्व में इस घटना को अमेरिका के लिए एक निंदनीय इतिहास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय की ही जनता पर हानि नहीं पहुंचाई, आगे चलकर आगे उनके आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने के इरादे से इस तरीके से वो जापान को पूरी तरह नष्ट करने की सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे जो ये परमाणु बम का प्रयोग था, यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जिस तरीके से प्रयोग किया था उस तरीके से यहाँ पर 2 गुट फिर से तैयार हो गए थे, जिसमें जो एकदम ताकतवर देश थे उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था। तो यहाँ बच्चों ध्यान से सुनोगे, अमेरिका एकमात्र महासत्ता थी उस समय। अमेरिका ये सबसे पावरफुल राष्ट्र था। 1917 की साम्यवादी क्रांति के पश्चात सोवियत यूनियन अस्तित्व में आया, यूएसएसआर, और अल्पावधि में ही महासत्ता बन गया। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करने वाला एक लोकतांत्रिक राज्य था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करने वाला राज्य था। तो सोवियत संघ साम्यवाद का करने वाला एक पक्षीय तानाशाह राज्य था। अमेरिका को पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करना था, तो सोवियत संघ का साम्यवाद का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की 2 गुट बना था, जो एक पूंजीवाद को समर्थन करने वाला और एक साम्यवाद को। अब मैं इसका मीनिंग बताती हूँ बच्चों की किस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस
के बीच तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर दूरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ये एक ही गुट के राष्ट्र थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अक्ष राष्ट्रों जो कि जर्मनी, जापान और इटली इनको पराजित किया था। परंतु आगे चलकर दूसरी ओर सोवियत संघ ने मतलब रूस में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश दो खेमों में बढ़ गए। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सामने दिखाई पड़ता रहा। तो इस तरीके से ये जब दो गुट में बनना शुरू हुए तो पूंजीवाद का समर्थन अमेरिका राष्ट्र बना और साम्यवाद का समर्थक रूस बना। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शीत युद्ध है ये किस तरीके से तैयार हुआ। अब यहाँ पर दो गुट का निर्माण हुआ। तो बच्चे मैं तुमको बता देती हूँ कि पहली बात की ये साम्यवाद और पूंजीवाद होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। साम्यवाद वह बात जो एक यह प्रतिपादित करता है कि समाज में सबको समान अधिकार मिले, सबको रहन सहन का एक स्तर एक जैसा हो। साम्यवाद एक विचारधारा है जिसमें समाज में समानता की कल्पना की गई है। एक ऐसा समाज जहां न कोई अमीर हो न कोई गरीब, न कोई शोषक हो न कोई शोषित, जहां कोई न्याय से वंचित नहीं है और नहीं होगा और एकमात्र जाति मानवता होगी। समाज में श्रम की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ होगी, तकनीकी का स्तर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं साम्य का अर्थ होता है समान, साम्यवाद का अर्थ है कि समान। तो इस तरीके से जो रूस है उन्होंने साम्यवादी नीति अपनाई कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हर एक राष्ट्र में जो भी लोग हैं उनको समान दर्जा, समान तरीके से हर एक अधिकार कानून प्राप्त होने चाहिए। इस वजह से वहां पर ये साम्यवादी विचारधारा थी जिसके तहत समाज को एक ही आंख से मतलब एक ही तरीके से हर एक व्यक्ति को देखा जाए। तो ये साम्यवाद रूस का सहारा बना और पूंजीवाद को अपनाया अमेरिका ने। पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है? पूंजीवाद का अर्थ साम्यवाद की पूरी तरह से विपरीत मतलब उसका उल्टा है। पूंजीवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में व्यक्तिगत समानता पर जोर न देकर अपनी क्षमता के हिसाब से एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था होती है। यह एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की संभावना आदि की व्यवस्था रहती है। तो साम्यवादी ये क्या कहता है कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना है, पर पूंजीवादी का अर्थ यह है कि कोई भी अगर डिसीजन या कोई भी निर्णय लिया जाता है उसमें समाज का कोई हिस्सा नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति वह निर्णय ले रहा है तो पूरी तरह से निजी तौर पे वह निर्णय उसी का ही माना जाएगा और उसी के साथ ही साथ वह जो भी उत्पादन करना चाहता है, साधन उपयोग में लाना चाहता है, ये सब उसकी क्षमता के हिसाब से एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के रूप में लिया जाता है। तो मतलब ये देख सकते हैं हम कि ये पूंजीवाद इस तरीके से आगे बढ़ता है कि वह जितनी उसकी लागत होगी, जितना वो उत्पादन कर सकता है, जितना वो अपने आप से मेहनत कर सकता है या बढ़ाना चाहता है, कोई भी अपना बिजनेस या कोई भी एक विषय लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो पूरी तरह से निजी स्वरूप में उसका ही निर्णय माना जाएगा। परंतु साम्यवाद में ऐसा नहीं है। साम्यवाद कहता है कि पूरे समाज को साथ में लेकर चलना है। तो इस तरीके से साम्यवाद और पूंजीवाद में बदलाव है, मतलब मतभेद है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका की ये जो किस तरीके से ये दो गुट में बदली हुए थे। रूस ने अपनाया था साम्यवाद और अमेरिका ने अपनाया था पूंजीवाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके वैचारिक मतभेदों की शुरुआत हुई। इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे
युद्ध के समय से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई, उसने अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया। इससे पूंजीवाद को गहरा आघात हुआ और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की निंदा करने लगे। तो इस तरीके से ये जो इन्होंने शुरुआत की थी साम्यवादी और पूंजीवाद जो टेक्निक थी, ये जो दो गुटों में बदलाव हुआ था, ये दो गुटों में ये बटा गया था। उसमें बहुत सारे राष्ट्रों भी बट गए थे जो चाहते थे कि नहीं, हमें पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, तो वो पूंजीवाद के विचार विमर्श करते हुए उनके रास्ते पे चलने लगे और कुछ राष्ट्र समाजवादी तौर तरीके अपनाने लगे। तो जो यहाँ पर जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वह अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत रूस को उनकी निंदा करने लगे कि अरे समाजवादी साम्यवादी कभी समान नहीं हो सकता। इस तरीके से उनकी निंदाएं करने लगे थे। इस प्रकार पूंजीवाद बना समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव के कारण ही दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से शीत युद्ध यहाँ पर दो राष्ट्रों से जुड़कर, जो कि रूस और अमेरिका, इन दोनों के साथ रहकर शुरुआत इनकी हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध का बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह शस्त्र अस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। मतलब इसमें शस्त्र और अस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कूटनीति की तरह है, एक दूसरे को नीचा दिखाने, निंदा करना, इस तरीके से यह युद्ध न होकर क्या है, धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया था, यह केवल परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियां रूस और अमेरिका ने अपनी वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार की कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। मतलब उनकी छोटी सोच की नहीं, हमें ही आगे बढ़ना है और जो राष्ट्र हमें पसंद नहीं है उनसे भी आगे बढ़ना है, भाई कैसे भी हम उनसे आगे बढ़ना है। ये युद्ध नहीं था, परंतु ये कूटनीति का एक तरीके से उसका असर हम देख सकते हैं। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध है। वाक मतलब जो बोला जाता है, तानाकसी, निंदा, ये वाक युद्ध है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार माध्यमों या प्रचार साधनों से ही लड़ा गया। मतलब एक दूसरे की बुराई करना, पर्चियां बांटना, किसने ऐसे किए, नारेबाजी, आंदोलन, इस तरीके से यह युद्ध का रूप ना होकर इस तरीके से वाक प्रचार था या वाक युद्ध भी बोला जा सकता है, जो कि अमेरिका और रूस ये दोनों देशों के बीच में लड़ा गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे। पहला, महाशक्तियों का संघर्ष, जो कि हम सब जानते हैं कि महाशक्ति कौन कौन थी, अमेरिका और रूस। ये दूसरे विश्व युद्ध तक तो मित्र थे और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो यह क्या होता है बच्चों की, जो विजयी राष्ट्र होते हैं उनको ये एक लालच आ जाता है जीतते जीतते कि हम क्या करें, पूरे विश्व पर ही अपना राज कर सके। तो यूएसएसआर, रूस और अमेरिका ये दोनों महाशक्ति थी। अब ये एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती। अब एक तलवार में एक ही म्यान में एक ही तलवार की जगह होती है। तो अब यहाँ पर दो विजयी राष्ट्र थे, तो अब इन्होंने एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई कि हमें किसी भी तरह से एक महासत्ता के रूप में विश्व के सामने आना है। तो ये दो राष्ट्रों के बीच में क्या होने लगा, स्पर्धा होने लगी कि हम क्या है, एक ही जीत सकता है, कभी भी दो विजयी राष्ट्र नहीं हो सकते। तो ये दोनों में आपसी मतभेद का स्थान ले लिया और यही मतभेद प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से उन्होंने अपना लड़ाई शुरू कर दिया। अब यह 40 से 45 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, पर युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकेगी, इस स्थिति का निर्माण हुआ। और यहाँ पर ही आवाज बंद करो, जो भी बोल रहा है बीच में, माइक म्यूट करो।
फिर यहाँ पे दूसरा कारण हम देख सकते हैं बच्चों की शस्त्र स्पर्धा। शस्त्र स्पर्धा सबको पता है कि किस तरीके से शस्त्रों का उपयोग करके युद्ध को और भी ज्यादा धधकने की अवस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस कालावधि में अमेरिका तो महासत्ता थी, पर सोवियत रूस ने यूनियन ने, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की किस तरीके से शस्त्र स्पर्धा का अर्थ होता है कि नए नए औजारों को निर्माण करके एक दूसरे राष्ट्र पर उसका परीक्षण करके अपनी सत्ता को दिखाया जाए, अपनी ताकत को दर्शाया जाए। तो इस तरीके से शस्त्रों का भी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्मित के साथ ही साथ सैन्य बल को दिखाकर अपनी महासत्ता स्थापित करने के बल को दर्शाया गया। तो यूएसएसआर, रूस और अमेरिका, ये दोनों ने शस्त्र स्पर्धा को पूरी तरह से अपने आप में सम्मिलित करके अपने अपने प्रभाव को दिखाना शुरू किया। फिर दूसरा विचार प्रणाली भेद। विचार प्रणाली, जैसा कि मैंने बताया बच्चों की, जैसे रूस ने साम्यवादी का हिस्सा लिया और अमेरिका ने पूंजीवाद का साथ दिया। तो इस तरीके से ये इनकी विचार प्रणाली, ये मतभेद बदलते बदलते इनका पूरा विचार बदलते ही युद्ध का रूप ले लिया। फिर दूसरा है, चौथा है क्षय और मात वृत्ति। मतलब क्षय और मात देने की, एक दूसरे को क्या करना, हराने की जो होड़ थी, ये भी एक शीत युद्ध का कारण के रूप में सामने आई। फिर छठा कारण है कि सत्ता स्पर्धा। जैसा कि मैंने बताया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो ये दोनों जो महारथी थे, जो महान शक्तिशाली देश थे, इन्होंने उस एक विश्व को प्राप्त, उनको ऐसा लगता था कि विश्व में एक ही महासत्ता राज कर सकती है, वो हम है। तो ये एक दोनों का मत थी। इस वजह से इन्होंने अपनी सत्ता स्पर्धा को दर्शाने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज की, बहुत सारी हम लोग बोल सकते हैं प्रणालियों को प्रदर्शन किया, और ये सारी वृत्तियों की वजह से ही ये शीत युद्ध पूरी तरह से पूरे विश्व में फैलता गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की शीत युद्ध के परिणाम कौन कौन से थे। सैन्य संगठनों का निर्माण, विश्व का ध्रुवीकरण, शस्त्र स्पर्धा, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन, गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों की किस तरीके से शीत युद्ध का कौन कौन से परिणाम थे, जिससे पहला परिणाम यह था कि सैन्य संगठनों का निर्माण। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया बच्चों की, उन्होंने अपनी अपनी सत्ता दिखाने के लिए शस्त्रों का उपयोग, शस्त्र स्पर्धा का निर्माण किया था। तो इस शीत युद्ध की कालावधि में ही पूंजीवाद और साम्यवाद राष्ट्रों ने अपने अपने सैन्य संगठनों के निर्माण बहुत अच्छे तरीके से किया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटा, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी तरह से जो रूस है, उन्होंने वर्साय समझौता नामक एक सैन्य संगठन का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने जितनी भी अपनी ताकत थी वो उसमें झोंक दी, जितनी भी वो अपने तरीके से बल प्रयोग कर सकते थे अपनी सत्ता को साबित करने के लिए, उन्होंने वो बहुत भरसक प्रयास किया। फिर आगे चल के फिर दूसरा हम उसका परिणाम देख सकते हैं शीत युद्ध का, जो कि था विश्व का द्विध्रुवीकरण। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने देखा कि साम्यवाद और पूंजीवाद ये दो गुट बन चुके थे, उसी तरह से जो शीतकाल का समय था, उस समय विश्व के बहुत सारे अधिकांश देश दो गुटों में, दो महासत्ताओं में विभाजित हो चुके थे, जिसमें राष्ट्रों को इस तरह दो गुटों में विभाजित होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना कहलाया गया। और अनेक जो महासत्ताएं थे वो ये दो गुटों में, ये दो ध्रुव में बट गए। एक पहला गुट था अमेरिका का, दूसरा गुट था रूस का। तो इसे ही क्या कहा जाता है, द्विध्रुवीकरण। मतलब उन्होंने अपना अपना एक ध्रुव चुन लिया।
तो इसी तरह से अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे जॉन फास्टर डल्लास और स्टालिन, ये इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया और इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया। इसी पर ही हम जवाहरलाल नेहरू जी का भी एक परिभाषा देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह युद्ध निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण का युद्ध था जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सभी को पता है कि पूरे विश्व में हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध उसी की तरह और ही ज्यादा एकदम भयंकर था, क्योंकि इसमें जापान पर अणु बम गिराए गए थे, जिसकी घटना सभी पूरे विश्व में हर एक देश ने निंदनीय करार किया। परंतु इसके बावजूद भी शीत युद्ध यह लड़ा गया। इस पर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी टिप्पणी दी कि यह गर्म युद्ध से भी अधिक खतरनाक साबित हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका परिणाम हुआ। अब तीसरा परिणाम हम देखेंगे कि शस्त्रास्त्र स्पर्धा और निशस्त्रीकरण के प्रयास। तो यहाँ पर बहुत सारे जो शस्त्रों का उपयोग न करके शीत युद्ध लड़ा गया, परंतु अपने आप को साबित करने के लिए शस्त्रों का भी उपयोग किया जाने लगा और नए नए शस्त्रों के भी निर्माण किए गए। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपणास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीक ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। मतलब हर एक जगह से हम देख सकते हैं कि अपनी सत्ता को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दर्शाने के लिए प्रक्षेपणास्त्र तैयार किए गए। विकासशील राष्ट्रों की सहायता करके आर्थिक विकास करने के लिए प्रादेशिक संगठन बनाए गए, ताकि अगर किसी को भी जरूरत लगे तो वहां पर वो उनका पूरी तरह से मदद मिल जाए। यूरोपीय देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ की स्थापना की। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एशियन संगठन का निर्माण किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो गुट बने थे और जो विजयी राष्ट्र थे उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक संघ का भी निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारे दक्षिणी और एशियाई देशों को भी संगठन में शामिल किया गया, जिसका नाम रखा उस गुट का एशियन। फिर हमने यहाँ पर देख सकते हैं गुट निरपेक्षतावाद। अब गुट निरपेक्षतावाद क्या होता है? गुट से तो सबको पता है ग्रुपिज्म। तो यहाँ हम गुट निरपेक्षतावाद का परिभाषा देखेंगे। दोनों महासत्ताओं के गुटों में सम्मिलित न रहकर उनसे दूर रहने की नीति को गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। गुट निरपेक्षतावाद का अर्थ विश्व से तटस्थ रहना नहीं, बल्कि सत्ता गुट से तटस्थ रहना होता है। तो यहाँ बताया गया है कि ये गुट निरपेक्ष, गुट का अर्थ होता है ग्रुपिंग न करके जो देश इन दो महासत्ताओं रूस और अमेरिका से न जुड़कर अलग रहते हैं, उन्हें गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। अब गुट निरपेक्षतावाद का अर्थ बच्चों ये नहीं है कि वो पूरी तरह से विश्व से अलग थलग हो जाए, परंतु ये इस युद्ध से, जो ये शीत युद्ध अमेरिका और रूस ने शुरू किया था, वो इन दोनों के युद्धों में न पड़ के अपने आप को अलग रखने चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षतावाद का साथ दिया। अब ये गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन भी तैयार हो गया। धीरे धीरे इन्होंने भी गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन बहुत ही भरसक तरीके से आगे बढ़ा। अब यहाँ पे देखो, गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब ग्रुपिज्म का जिन्होंने साथ नहीं दिया, ऐसा आंदोलन। गुट निरपेक्षता का अर्थ है गुटों से दूर रहना। ये जो अमेरिका और रूस ने जो ग्रुप बनाया था, इनसे अलग रहकर जो राष्ट्रों ने इनको गुट निरपेक्षता आंदोलन शुरू किया था, ये उनके बारे में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों, जो कि अमेरिका और रूस थे, उनके तनाव के बीच एक नया आंदोलन का उदय हुआ, जो दो गुटों में बंटकर रहे देशों ने अपने आप को अलग रखने के लिए किया था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो इनका मेन एम, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इनका मेन उद्देश्य क्या था कि पूरे देश में विश्व शांति हो। जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध हुआ, ऐसी ही स्थिति फिर से ना निर्माण हो, फिर से एक नया युद्ध ना हो, इसका एक प्रयास ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्ति के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय मामलों
से अलग थलग नहीं था, परंतु सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों से सरोकार रखता था। मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं रखता था, परंतु जहाँ युद्ध की बात आती थी तो इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन शुरू किया था और ये उसके ही समर्थक बने रहे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की गुट निरपेक्षता आंदोलन ये किस तरीके से शुरू हुआ। तो ये 1961 में बेलग्रेड में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री, फिर दूसरे गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के हैं, एन क्रुमा जो घाना के हैं, जोसेफ ब्राज टीटो युगोस्लाविया के थे, सुकिर्नो इंडोनेशिया, इस तरह के 5 राष्ट्रों के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने यह आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब ये गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व क्या था, इसका जो एम क्या था वो हम देखेंगे। सबसे पहला उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का इस आंदोलन ने विरोध किया। तो इनका मेन एम ये था, इनका मूल्यांकन ये था कि किसी भी तरीके से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद इनको हमारे समाज से हटाना है और कोई भी जो भी अंतरराष्ट्रीय समस्या होंगी या युद्ध की स्थिति होगी तो इसमें क्या करना है, हमें लड़ाई झगड़ा कर उस युद्ध को समाप्त नहीं करना है। हमें आपसी बातचीत, आपसी समझौता, आपसी विचार विमर्श के द्वारा उनको खत्म करना है, उन समस्याओं का हल चुनना है। इस प्रयास को प्रोत्साहन किया गया। फिर तीसरा देखो, हम देख सकते हैं मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे मूल्यों को अपना आधार माना। तो ये जो गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन है, उनको लक्ष्य क्या मिला, मानवतावाद, वैश्विक शांति और समानता, कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में क्या हो, समानता फैले, मानव एक दूसरे से प्रेम करे और इसी के साथ वैश्विक शांति का निर्माण हो। ये गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का एकमात्र, बोल सकते हैं हम लोग, एकमात्र उद्देश्य बना। अल्प विकसित राष्ट्रों को एक होने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि जो अल्प विकसित है, जो विकसित नहीं है, थोड़े से विकसित है, अल्प विकसित है, उनको मदद किया गया ताकि वो क्या कर सके, वो भी आगे बढ़ सके। जो गरीब और अविकसित राष्ट्र की समस्याएं थी वो भी विश्व के सामने रखी गई कि नहीं, हमें इस देश की मदद करनी चाहिए, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो बोलते हैं ना बच्चों, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसी तरह से अगर कोई गरीब राष्ट्र है, अगर उसकी मदद ये जो विकसित राष्ट्र है, अगर ये थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे तो उसके लिए वो बहुत समुद्र के रूप में मदद उसके सामने हासिल या सामने प्रस्तुत होगी। तो इसी तरीके से जो भी गरीब राष्ट्र थे, उनकी जो समस्याएं थी वो सभी के सामने रखी गई। एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई ताकि सभी राष्ट्र उससे जुड़ सके। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनेक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाए गए। अविकसित राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़ा होने का विश्वास दिलाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से ये जो गुटनिरपेक्षवादी आंदोलन था, इसकी महत्वता बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि ये इसका एक उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व को इसके साथ जोड़ना है और विश्व में पूरी तरीके से शांति स्थापित करनी है। अब ये जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था, इसका 5 सिद्धांत है जो कि मैं पढ़ रही, देखो। एक, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संभुता के लिए सम्मान, मतलब एक राष्ट्र की जो सीमा होती है उसका उल्लंघन नहीं करना है, उनके राष्ट्रों पर अपना हिस्सा या अपना दबदबा नहीं बनाना है। इसके और एक राष्ट्र का दूसरे देश के लिए सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। एक दूसरे के पर्सनल मैटर या आंतरिक समस्याओं पर हस्तक्षेप या बीच बचाव नहीं करना है। आपसी सहमति द्वारा ही हर एक समस्या का समाधान ढूंढना है। समानता और पारस्परिक लाभ को ऐसी नीति का सम्मान करना चाहिए या अपने आप में सम्मिलित करनी चाहिए। शांतिपूर्ण अस्तित्व और आर्थिक सहयोग एक दूसरे को प्रदान करना है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर को सम्मान
करके उनको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी विश्व में विश्व शांति स्थापित होगी। ये इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य था। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि शीत युद्ध का अंत किस तरीके से हुआ। सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर लगा नियंत्रण शिथिल हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट नामक नीतियों के कारण प्रसार माध्यमों पर लगा नियंत्रण भी कम हो गया और लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। तो ये उदारीकरण क्या होता है बच्चों की, एक देश का दूसरे देश में आयात निर्यात पूरी तरह से मुक्त किया गया, उस पर जो भी बंधने थे वो मुक्त कर दी गई, जिसकी वजह से एक उदारीकरण का प्रभाव हम देख सकते हैं पूरे विश्व में पड़ा। और सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों ने पूंजीवाद और लोकतांत्रिक मार्ग अपना लिया। तो जो सोवियत संघ, ये जो रूस और अमेरिका, इन्होंने अपना हाथ मिलाया, जहां तक पूंजीवाद का साथ देना था वहां पर उन्होंने पूंजीवाद को साथ दिया और उस पर वो जो लोकतंत्र की भावना थी उसको भी उन्होंने खुले दिल से अपनाया। सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो इस तरीके से रूस ने क्या किया, अपने आप को अमेरिका पर निछावर कर दिया, उनके साथ हाथ मिलाया और इसी की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और अनेक राष्ट्रों का उसमें निर्माण हुआ। और सोवियत संघ यह एक बड़ा देश उस समय था। और साथ ही साथ पूर्वी यूरोपीय के सोवियत संघ के जो प्रभाव वाले देश थे, उन्होंने पूरी तरह से पूंजीवादी और लोकतांत्रिक सत्ता या लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया और वहां की शासन सत्ताएं ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। अब शीत युद्ध के कारण बहुत सारा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो कि पहला है, वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। मतलब अमेरिका ये पूरी तरह से जीत हासिल कर रूस में एक महासत्ता के रूप में इतिहास में सबके सामने आया। व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पूंजी, श्रम बाजार, सूचना, इन सबका विश्व भर में प्रसार हुआ। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र विफल हो गया था, वह पूरी तरह से सभी लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को माना और सोचा कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र ये होना बहुत जरूरी है ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके, एक देश दूसरे देश का दुश्मन ना बन के रह सके। फिर पांचवा इम्पोर्टेंट, पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, इन मुद्दों को वैश्विक महत्व प्राप्त हुआ ताकि हर एक विश्व के हर एक राष्ट्र में इन सभी बातों, जो कि पर्यावरण जो हमारे लिए जरूरी है, मानवाधिकार, हर एक मानव का जन्म जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए, उसका संरक्षण तथा साथ ही साथ स्त्री पुरुष समानता या समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, दोनों को भी, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। यह शीत युद्ध के बाद इन महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में हम विश्व को देख सकते हैं। फिर वैश्वीकरण, एक तरीके से वैश्वीकरण आया, जो कि वैश्विक रूप से हमारे सामने आया। अब ये वैश्वीकरण क्या है वो हम देखेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में खुलापन आना, पूंजी, श्रम, बाजार तथा सूचनाओं का विश्व भर में संचार होना, विश्व भर के लोगों में विचार एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान होना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण देशों की सीमा रेखाओं का महत्व कम होना। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर अपनी चीजों को अपना सकता है, वहां पर जो उनकी संस्कृति है वो अपना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो है आर्थिक तथा व्यापार संबंधों में खुलापन, ये ही एक सभी लोगों को लगा कि वैश्वीकरण होने की वजह से ही हमें क्या मिल सकता है, एक पूरी तरह से युद्ध मुक्त देश मिल सकता है, विश्व मिल सकता है, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो इसलिए इसका सबने आदर सम्मान द्वारा इसको अपनाया। इन सभी प्रक्रियाओं को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से बाजार में खुलापन आया, व्यापार में वृद्धि हुई, परंतु गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की जो दूरी थी वो समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे भी थे जिनको ये नीति अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इसमें अपना सम्मेलन अपने आप को सम्मिलित नहीं किया। इस वजह से जो
जो गरीब और राष्ट्र और अमीर राष्ट्र इनके जो बीच की दूरी थी वो कुछ हद तक वहीं बनी रह गई और उसका प्रभाव वैश्वीकरण का उन पर नहीं पड़ा। तो इस जो अध्याय में हमने 1945 से वैश्विक गतिविधि का बच्चों अध्ययन किया, शीतकालीन विश्व और उसकी शस्त्र स्पर्धा तथा निशस्त्रीकरण का प्रयास समझा, वैश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन भी किया। अब अगले अध्याय में हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे और बच्चों कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ मिस। कुछ डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं। रंजित राव, अपना माइक अनम्यूट करिए और पूछिए बेटा। रेज हैंड किया है आपने। शिवा मौर्य, शिवा मौर्य, सोहेल अली, सोहेल अली, माइक अनम्यूट करो और पूछो बेटा। रेज हैंड किया है आपने। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसी के साथ साथ शीत युद्ध, उसके परिणाम, उसके कारण, उसका प्रभाव विश्व पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, ये हमने पढ़ा। और अगले वाले पार्ट में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। ओके, थैंक यू।